दोस्तों आज मैं नॉक नॉक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बताना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम इवान को देखते हैं जो यहाँ अपनी वाइफ कैरन और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है और इनकी फैमिली काफी खुश थी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि आज फादर्स डे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इवान की वाइफ एक आर्टिस्ट होती है और उसने एक मूर्ति भी बनाई होती है जिसे अगले ही दिन ले जाना था, इसलिए वो ये काम अपने असिस्टेंट लुइस को सौंप देती है क्योंकि मूर्ति अभी तक पूरी तरह ड्राई नहीं हुई थी। इस पर लुइस उसे बाद में आने को बोलता है। इवान भी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट होता है। फिर हमें पता चलता है कि इवान की पूरी फैमिली आज एक बीच पार्टी पर जाने वाली है। कैरन उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर क्योंकि इवान को हाल ही में शोल्डर इंजरी हो गई थी और उसका अभी बहुत सारा काम भी बाकी था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। अब यहाँ इवान ही घर पर अकेला बचा होता है। फिर रात में वो अपनी वाइफ कैरन से बात करता है और फिर अपने काम में लग जाता है। तभी कुछ देर बाद उसके डोर की बेल बजती है। फिर जब इवान डोर ओपन करता है तो उसके सामने 2 लड़कियां खड़ी होती हैं जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थीं। वो इवान से कहती हैं कि उन्हें एक पार्टी में जाना है, पर वो रास्ता भटक गई हैं और भीगने की वजह से उनके फोन भी खराब हो गए हैं, तो क्या वो उसका फोन यूज कर सकती हैं? उनकी यह हालत देख इवान उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। दरअसल इनका नाम बेल और जेनेसिस होता है। अब वो लड़कियां अंदर आ जाती हैं। फिर इवान उन्हें टॉवेल और एक आईपैड भी देता है ताकि वो उससे अपने पार्टी का एड्रेस पूछ सके। फिर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों गलत रास्ते पर आ गई थीं और वो अब अपने एड्रेस से काफी दूर थीं। ये देखकर इवान इनके लिए एक कैब बुक कर देता है, पर कैब को यहाँ आने में अभी 45 मिनट बाकी थे, तो वो उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि कैब आने तक क्या वो अपने कपड़े यहाँ पर सुखा सकती हैं क्योंकि गीले कपड़ों के साथ वो पार्टी में नहीं जाना चाहती। अब इवान इसके लिए भी मान जाता है। फिर वो उनका फोन लेकर राइस में डाल देता है ताकि उनका फोन जल्द से जल्द सूख जाए और काम करने लगे। इसके बाद इवान इनके लिए चाय भी बनाता है। इधर ये दोनों उसके म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके म्यूजिक सुनने लगती हैं। फिर ये दोनों उसके चाय की टेस्ट और उसकी कलेक्शन को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। अब ये तीनों बैठकर काफी सारे बातें करने लगती हैं। यहाँ इवान इन्हें अपने और अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर ये उसकी एज पूछती हैं, तो इवान इनसे कहता है कि वो 43 ईयर का है। ये सुनकर ये दोनों सोचती हैं कि इतनी उम्र में भी वो इतना फिट कैसे है। फिर ये उसकी और भी तारीफ करती हैं और साथ ही दोनों उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थीं और उसके गले पड़ रही थीं, जिससे अब इवान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन बाद में वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ये दोनों उससे खुद को फ्लाइट अटेंडेंट बताती हैं और इवान से उसकी कुछ पर्सनल बातें भी पूछने लगती हैं, जैसे कि शादी के बाद उसका कोई अफेयर है कि नहीं, क्योंकि वो अभी तक इतना जवान था। पर इवान इनसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। वहीं बेल उसे बहलाने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे कहती है कि शादी के बाद अफेयर करने में कुछ गलत नहीं है। इवान बार बार अपना फोन चेक कर रहा था और कैब आने में अब सिर्फ 5 मिनट ही बाकी थे। तभी जेनेसिस बाथरूम यूज करने चली जाती है और बेल इवान के साथ डांस करने लगती है। वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी कैब वहां आ जाती है। फिर बेल जेनेसिस को बुलाने जाती है और इवान इनके कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर जाता है, पर अब इवान के काफी बुलाने पर भी वो दोनों बाहर नहीं आ रही थीं, इसलिए इवान अपनी आंख बंद करके अंदर चला जाता है और वो दोनों यहाँ पूरी नेक्ड होती हैं। वो इवान को फोर्सफुली सेड्यूस करने लगती हैं। हालांकि इवान उन दोनों को काफी मना करता है कि वो मैरिड है और अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अब इनके काफी फोर्स करने के बाद वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता और इनके साथ इंटीमेट हो जाता है और कैब ड्राइवर वेट करके वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब इवान उठता है तो वो अकेला था। उसे लगता है वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई हैं, लेकिन वो दोनों यहीं पर थीं और अब वो ऐसे बिहेव कर रही थीं कि जैसे वो घर उनका ही हो। अब ये देख इवान को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी इवान के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और इवान उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन पीछे से ये दोनों उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थीं और इवान जल्दी जल्दी में कॉल कट कर देता है। अब इवान इन दोनों से बहुत गुस्से में यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन अब ये दोनों उसे सीरियसली नहीं
नहीं ले रही थी, इसीलिए इवान पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन तभी जेनेसिस कहती है कि इससे तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि बेल अंडर एज है और वो उस पर रेप का इल्जाम लगा देंगी। इवान उनसे पूछता है कि वो आखिर चाहती क्या है, और तभी उसकी डोर बेल बजती है। दरअसल ये इवान की नेबर होती है, जो उसकी शोल्डर इंजरी के लिए यहाँ आई हुई थी। इवान इन दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी जेनेसिस उसकी नेबर के सामने आ जाती है और ये देख उसकी नेबर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि इवान अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। इवान वापस आकर काफी गुस्से में इन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मान रही थी और अब आखिर में इवान पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट करने लगता है। पर तभी जेनेसिस कॉल कट कर देती है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इवान उन्हें छोड़ने खुद अपनी कार से जाता है। वो उन्हें एक जगह ड्रॉप कर देता है और फिर वहां से अपने घर वापस आ जाता है। वापस आकर वो पूरे घर को अच्छी तरह साफ करने लगता है और फिर अपने काम में लग जाता है और अब रात हो जाती है। तभी रात में इवान को अपने घर में कुछ टूटने की आवाज आती है। जब वो चेक करने जाता है तो वो उसकी फैमिली फोटो होती है। तभी जेनेसिस पीछे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जब इवान को होश आता है तो उसका हाथ बेड से बंधा हुआ था और इधर जेनेसिस उसकी वाइफ का मेकअप यूज कर रही होती है और बेल उसकी डॉटर की ड्रेस पहनकर आई होती है, जिसके बाद वो इवान को फोर्स करने लगती है। इवान उसे मना करता है और उसे आजाद करने के लिए कहता है। तभी उसके फोन पर कैरन का वीडियो कॉल आने लगता है। इस पर इवान उन्हें कॉल पिक करने से मना करता है और उसके बदले में वो उनके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद बेल इवान का रेप करती है और जेनेसिस ये सब कुछ उसके फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जब जेनेसिस वहां नहीं थी तो इवान अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर वो बेल को धक्का देकर जेनेसिस को मारने के लिए जाता है। पर तभी जेनेसिस उसके उसे इंजर्ड शोल्डर पर वार कर देती है और उसे पीट कर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो दोनों उसे एक चेयर से बांध देती हैं और अब वो दोनों ही उसके साथ एक गेम खेलने लगती हैं, जिसमें वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी। अगर वो उनके सवाल का गलत जवाब देता है तो वो उसके कान में काफी लाउड म्यूजिक बजाकर उसे टॉर्चर करती हैं। तभी उनके घर के बाहर लुइस आ जाता है, जो वहाँ कैरन की मूर्ति लेने आया था। वो दोनों इवान को वहीं ढककर छुपा देती हैं और फिर जेनेसिस लुइस को अंदर आने देती है। यहाँ वो उससे बताती है कि वो इवान की नीस यानी भांजी है और बेल उसकी फ्रेंड है। तभी लुइस नोटिस करता है कि घर की हालत काफी बुरी है और वो मूर्ति भी काफी टूटी और खराब हो गई थी। जेनेसिस इसका इल्जाम इवान पर ही डालने की कोशिश करती है, लेकिन अब लुइस समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी लुइस को इवान की आवाज आती है, जिसके बाद वो इवान को ढूंढ लेता है। लेकिन तभी वो दोनों कैरन की मूर्ति तोड़ने लगती हैं, जिससे लुइस इवान को छोड़कर उन्हें रोकने जाता है। पर इसी बीच उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी बेल ने चुरा लिया था। तभी लुइस का सर टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इवान को लुइस के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लुइस की बॉडी को लपेटकर उसकी मूर्ति बना देती हैं। इसके बाद वो इवान और लुइस के फोन से एक दूसरे को मैसेज करती हैं, जिससे ऐसा लगे कि इवान का लुइस की वाइफ के साथ अफेयर था और दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें इवान ने लुइस को मार डाला। अब इवान उनसे भीख मांगता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दें। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, जिस पर ये दोनों कहती हैं कि अगर ऐसा होता तो तुम अपनी वाइफ को चीट नहीं करते और अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। इवान कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ही उसे फोर्स किया था और वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन फिर भी वो दोनों उसकी एक नहीं सुनती और बाहर जाकर उसके लिए ग्रेव खोदने लगती हैं। इधर इवान एक आईपैड का यूज करके अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जेनेसिस ये देख लेती है और वो उस आईपैड को तोड़ देती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही इवान पर काफी समय से नजर रखे हुए थी और ये दोनों एक साइको हैं, जो पहले भी ऐसा कईयों के साथ कर चुकी हैं। इसके बाद वो इवान के घर में तोड़ फोड़ करने लगती हैं और तभी उन्हें इवान की गन भी मिल जाती है। अब जेनेसिस इवान की रस्सी खोल देती है और उसे घर में कहीं छुपने के लिए कहती है और कहती है कि अगर सनराइज से पहले उन्होंने उसे नहीं ढूंढ पाया तो वो दोनों वहां से हमेशा के लिए चली जाएंगी, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो वो उसे मार देंगी। अब इवान वहां से भागकर कहीं छुप जाता है
और काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिलता। पर तभी इवान घर से बाहर भागने की कोशिश करता है और इसी बीच वो पकड़ा जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों उसे बांधकर उस गड्ढे में डाल देती हैं और उस पर मिट्टी डालकर उसे उसमें गाड़ देती हैं और सिर्फ उसका सर ही बाहर रह जाता है। इवान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे, जिस पर वो उससे कहती हैं कि वो उसे कभी मारने ही वाली नहीं थी। वो सिर्फ ऐसे लोगों के घर जाती हैं जो अपनी फैमिली पर चीट कर सकें और अक्सर सभी इनके जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पनिश करती हैं। और अब इवान को सबक सिखाने के लिए वो उसके फेसबुक अकाउंट पर उनका वीडियो अपलोड करके वहां से जाने लगती हैं। इवान अपनी आंखों के सामने वो पोस्ट अपलोड होते हुए देख रहा था और बंधा होने के कारण वो उस पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान की फैमिली अब वापस से घर आ जाती है। तभी कैरन देखती है कि घर की हालत बर्बाद हो रखी है। इवान का बेटा जैक कहता है कि डैड ने रात भर पार्टी की होगी और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है जिसमें इवान अपने जीपीएस ट्रैकर से उन लड़कियों को किसी दूसरे के घर ढूंढ लेता है और उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।